हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी कहानी की फीमेल लीड यिंगज़ी को परेशान होते हुए देख पाते हैं, जिसने जैसे ही ऑटोप्सी रिपोर्ट निकाली, यहाँ पर पता चलता है उसकी जो जूनियर म्याओ म्याओ है उसने वही ऑटोप्सी रिपोर्ट पहले से सबमिट कर दी है। और इस बात से लोग भड़क रहे होते हैं कि तुम तो ऑटोप्सी रिपोर्ट निकालने के लिए बॉडी की चीर फाड़ कर देती हो, और ये देखो तुम्हारी जूनियर तुम्हारे यह सब करने से पहले ही सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बॉडी से बात करके सारी रिपोर्ट निकाल देती है। और इस चक्कर में ही यहाँ पर उसे मार दिया गया था उन फैमिलीज के हाथों जिनके फैमिली मेंबर्स की उसने यहाँ पर ऑटोप्सी रिपोर्ट सबमिट की थी कि तुमने हमारे लोगों की चीरफाड़ की। और इसी के साथ उसकी मृत्यु के साथ उसका रीबॉर्न हो जाता है, और यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि वह उसकी रिपोर्ट निकालने से पहले ही रिपोर्ट सबमिट कर दिया करती थी। और इसलिए वह जल्दी से रिपोर्ट सबमिट करने जाती है, देखती है कि फिर से यहाँ पर म्याऊ म्याऊ ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और वही फैमिली मेंबर्स उसे ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हें तो बॉडी काटने की जरूरत नहीं थी, तुम अपनी जूनियर म्याऊ म्याऊ को मौका देकर तो देखो। तो वह समझ जाती है कि वह उसकी रिपोर्ट को चोरी कर लेती है, इस वजह से ही यहाँ पर उसकी रिपोर्ट वह पहले सबमिट कर देती है। इसलिए वह अब अनाउंसमेंट करती है कि आज वह इस रिपोर्ट को अकेले में ही करेगी और कोई भी इस रूम में नहीं होना चाहिए। तो सबको निकालने के बाद अब वह अपना काम शुरू करती है, और जैसे ही अपनी रिपोर्ट निकालती है, रिपोर्ट लिखती है, तभी सभी को अंदर बुलाती है। वह सभी को अपनी रिपोर्ट में जो उसकी फाइंडिंग्स थी उसे बता रही होती है, बट म्याऊ म्याऊ और बाकी के सभी हंस रहे होते हैं। तो वह पूछती है क्या हुआ, तो उसे पता लगता है कि म्याऊ म्याऊ ने तो फिर से वह रिपोर्ट उससे पहले ही सबमिट कर दी थी, वो भी पूरे 5 मिनट पहले, जो कि डिट्टो उसकी रिपोर्ट की कॉपी होती है। तो वह शॉक में होती है, आखिर म्याऊ म्याऊ यह सारी चीजें कैसे कर पा रही है। और अब म्याऊ म्याऊ यहाँ से इतराते हुए निकल जाती है। तो वह डिसाइड करती है वह यह पता करके रहेगी। इसके लिए वह सोचती है वह हमेशा से ही उस बॉडी के पास पहले जाती है जिसकी वह ऑटोप्सी रिपोर्ट करने वाली थी। इसलिए वह इस बार नया खेल खेलती है, वह उस बॉडी को ही चेंज कर देती है। और जैसे ही वो उसे देख के जाती है, वो दूसरे पर्सन की ऑटोप्सी रिपोर्ट निकालने की बात करती है। और जैसे ही वह करने लगती है, वह अभी अपनी बातें बता ही रही होती है, अभी उसने आधी बातें कही होती है कि उसे कंप्लीट करने वाली म्याऊ म्याऊ होती है। तो वह शॉक हो रही होती है कि अब तो मैंने बॉडी भी चेंज कर दी थी, बट इसे मेरी फाइंडिंग्स का पता कैसे लग रहा है, यह कैसे ही मेरी फाइंडिंग्स से पहले यह सब बातें कह दे रही है, जरूर इसमें कोई तो गड़बड़ है। और बाकी के लोग भी कहने लगते हैं कि तुम तो एकदम निकम्मी हो चुकी हो, देखो अपनी जूनियर को, जो कि यहाँ पर बॉडी से बात करके ही सच निकाल देती है। तो यहाँ पर यिंगज़ी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होती है कि आखिर ऐसा सब कैसे हो रहा है। और जिसके बाद वह जैसे ही खाना खाते हुए सोच रही होती है, म्याऊ म्याऊ फिर से आ जाती है उसे बुली करने को, और खुद ही यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी। और सभी के सभी लोग भी हमारी यिंगज़ी को ही डांट रहे थे। तो वह गुस्से में म्याऊ म्याऊ पे अपना खाना फेंक देती है। तो सारे उस पे चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम तो कितनी घटिया लड़की हो, तुम अपने के अलावा किसी को ऊपर उठते हुए नहीं देख सकती। तभी इन्हें पता लगता है कि बाहर तो उस पेशेंट की फैमिली हंगामा करने पहुंच गई है। और वह पहले तो उन्हें खड़ा करके कहती है कि ऐसा नहीं है, और यहाँ पर म्याऊ म्याऊ उन्हें और भड़काने लगती है कि माना कि मैं यहाँ पर बॉडी से बात कर देती हूँ, बट इन्हें तो यहाँ पर साइंटिफिकली जाना ही होगा। तो इस बात से लेडी और गुस्सा होकर यहाँ पर यिंगज़ी पर भड़कने लगती है, और म्याऊ म्याऊ उस आग में फ्यूल का काम करती है। और बाकी के लोग भी यहाँ पर भड़कने लग जाते हैं हमारी यिंगज़ी पर, उसे कहते हैं कि तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो, किसी की जान जाने के बाद भी उसकी बॉडी को काटती हो। तो सभी लोग यहाँ पर यिंगज़ी पर भड़क रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर डायरेक्टर आकर कहते हैं कि ऑटोप्सी के लिए यह सब तो करना ही पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, यह हमारे यहाँ पर जितने भी इस सिटी के ऑटोप्सी रिपोर्टर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, और इसे यहाँ पर लेक्चर देने के लिए भी
बाहर वाली सीटी ने बुलाया है। तो यहाँ पर म्याऊं म्याऊं डायरेक्टर को कहती है, क्या आप श्योर हैं कि इन्हें यहाँ पर बुलाया गया है? और यहाँ पर डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम खुद को देखो, क्या तुमसे यह सब पहले नहीं देखा गया? और मैं यहाँ पर यिंगसी के सपोर्ट में हूँ। जिसके बाद म्याऊं म्याऊं यहाँ पर डायरेक्टर को भी बहला देती है। इसके बाद वह बहुत गुस्से में होती है और यहाँ पर डायरेक्टर भी बाहर आ जाता है कि आखिर वह रिपोर्ट बहुत अर्जेंट थी, उससे किसी ने निकाला क्यों नहीं है? और अब वह यिंगसी को अपने साथ बुलाता है। वह कहती है कि क्या बात है? वह उन्हें उस पेशेंट के पास ले जाती है और अब उसकी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर पहले तो कह रहे थे कि प्लीज इसकी रिपोर्ट निकाल दीजिए, तो वह जैसे ही काम करने लगती है, यहाँ पर लोग उसकी बातों पे शक करने लगते हैं कि तुम इसे चीर-फाड़ करने को क्यों कह रही हो? वह लेडी कहाँ है जो बॉडी से बात करती है और विस्पर लेडी उसे कहा जाता है। तो वह कहती है वह सब कुछ नहीं होता है और अगर आपको अपनी डॉटर की मौत का सच निकालना है तो आप यह सब करने दीजिए। और डायरेक्टर भी फिलहाल तो उसे सपोर्ट करते हैं कि तुम इन सब र्यूमर्स में मत पड़ो और मैं इन लोगों को बाहर ले जाता हूँ, तुम अपने काम पे फोकस करो। जिसके बाद यहाँ पर वह चीर-फाड़ करके सारी हिस्ट्री उसकी लिख के डाल देती है कि उसकी मौत का क्या कारण था। और फैमिली मेंबर्स जैसे ही वहाँ आते हैं तो वह उसका रिजल्ट बताने लगती ही है कि उतने में ही बाहर से आ जाती है म्याऊं म्याऊं, जो कि सारी बातें कहने लग जाती है कि इनकी मौत किस वजह से हुई। तो अब वह फैमिली और भी ज्यादा गुस्से में हो जाती है कि तुम्हें ये काटने की क्या जरूरत थी, तुम पहले ही इस लेडी को यह करने नहीं दे सकती थी। और म्याऊं म्याऊं यहाँ पर बहुत ही विशेष लड़की थी, का जैसा कि उसका नाम म्याऊं म्याऊं बिल्ली की तरह है, वैसे ही वह खुद भी बिल्ली की तरह थी। और डायरेक्टर यहाँ पर अब जाकर फिर से म्याऊं म्याऊं के सपोर्ट में आ जाता है और म्याऊं म्याऊं कहती है, माना सिस्टर, मैं आपकी जूनियर हूँ और मैं कुछ टाइम के लिए बाहर गई थी, बट आप थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? आपको यह बॉडी काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप क्या पेशेंट की फैमिली मेंबर्स के बारे में जरा नहीं सोच सकती? आपको इनके फैमिली मेंबर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। और यहाँ पर वह एकदम ग्रीन टी एक्ट कर रही थी और उन्हें उल्टा भड़का रही थी अपने सीनियर के खिलाफ। फैमिली मेंबर्स तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे कि आखिर हमारी बेटी को इसने चीर-फाड़ कर दिया, जबकि सच ऐसे ही सामने आ सकता था। और म्याऊं म्याऊं यहाँ पर कहती है कि मुझे ही यहाँ से जाना नहीं चाहिए था, मुझे यहीं रहना चाहिए था, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता। तो यहाँ पर यिंगसी कहने लगती है कि आखिर तुम मेरी फाइंडिंग्स को चोरी कैसे करती हो? मुझे इस सब के बारे में पता तो करना होगा और तुम यह सब कैसे ही कर सकती हो? और अगर ऐसा ही है तो बताओ कि स्टमक में इसकी क्या दिक्कत थी? क्योंकि इस बार उसने यह पता करने के लिए स्टमक के बारे में अपनी रिपोर्ट में लिखा ही नहीं था। और यहाँ पर उनसे कहती है कि यह लेडी मेरी फाइंडिंग्स चोरी करती है और मैं बता दूं इसलिए ही मैंने स्टमक के बारे में लिखा नहीं था। बट यहाँ पर वह कहती है, देखो यह सब आपकी चॉइस थी। और यहाँ पर वह सारी बातें कह देती है जिस फाइंडिंग को उसने अभी तक ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा भी नहीं था। तो वह इस बात से शॉक हो रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो कि इतने टाइम से उसका फियांसे था वह भी अब म्याऊं म्याऊं के सपोर्ट में होता है। और उसका दिल टूटे जा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो फाइंडिंग्स मैं निकालती हूँ वही एग्जैक्टली नेक्स्ट सीन में म्याऊं म्याऊं उससे पहले ही सबमिट कर देती है। तो वह उसे कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इस डिपार्टमेंट को छोड़कर क्लरिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ। यहाँ पर उसे कुछ तो अंदाजा हो ही गया था, इसलिए वह इस रिपोर्ट के काम को छोड़ना चाहती थी कि अगर वह इस फाइंडिंग को करेगी ही नहीं तो वह कौन सी रिपोर्ट लिखेगी। और फैमिली मेंबर तो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हमारी बेटी की तरह किसी और की जिंदगी तो खराब नहीं होगी, पर तुमने हमारी बेटी की जिंदगी भी क्यों खराब कर दी, उसे मरने तक नहीं दिया शांति से। म्याऊं म्याऊं यहाँ पर उसे यहाँ क्लरिक डिपार्टमेंट में शिफ्ट होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसे रोकने की कोशिश करती है। पर यंगसी फोर्स करती है कि नहीं, मुझे क्लरिकल डिपार्टमेंट में ही जाना है। डायरेक्टर कन्विंस हो चुके होते हैं और वह कहती है कि अच्छा ही है ना कि मैं यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे क्लरिकल डिपार्टमेंट में ही सही रहेगा। बट म्याऊं म्याऊं की ज़मीन खिसक रही होती है। यहाँ पर फैमिली मेंबर्स भी कह रहे होते हैं कि आप अच्छे से काम कर पाएंगे और डायरेक्टर भी कन्विंस हो ही चुका होता है और वह परमिशन भी दे देता है उसे यह करने की। तो वह निकल जाती है और म्याऊं म्याऊं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसे मनाने के लिए उसके रूम में चल जाती है कि क्या आपको सिस्टर बुरा फील हो रहा है कि मैं आपसे पहले रिपोर्ट सबमिट
कर देती हूँ, आपको फोरेंसिक डिपार्टमेंट छोड़ना नहीं चाहिए। बट वह कहती है देखो ना, छोड़ के अच्छा ही हो रहा है, अब मैं 5 बजे यहाँ पर छुट्टी लेकर जा सकती हूँ। तो फियांसे आ जाता है और उल्टा म्याऊ म्याऊ का सपोर्ट कर रहा होता है। और ये बात को नोटिस करती है हमारी यिंगसी और कहती है देखो फियांसे तुम मेरे हो, बट इसके साथ ज़्यादा चिपके हुए हो। अगर तुम यही करते रहे तो हमारी एंगेजमेंट को टूटने में देर नहीं लगेगी। और म्याऊ म्याऊ यहाँ पर बीच का रास्ता निकालती है, कहती है कि प्लीज आप यहाँ पर अपने फियांसे के खातिर फोरेंसिक डिपार्टमेंट छोड़िए मत। बट वह कहती है देखो मुझे यहाँ से जाने दो, और अपने फियांसे को भी थप्पड़ लगाकर निकल जाती है क्योंकि वह इतना अनग्रेटफुल पर्सन होता है। और यहाँ पर म्याऊ म्याऊ उससे रिक्वेस्ट करती है कि देखो ऐसे तो वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में आएगी नहीं, बट मेरे पास एक तरीका है, अगर तुम चाहते हो वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में आ जाए तो उसके ट्रांसफर के लिए तुम यह कर सकते हो कि तुम अपनी एंगेजमेंट को तोड़ सकते हो। तभी वह घर जाती है। यहाँ पर उसके मॉम और डैड उसका वेट कर रहे थे, और जैसे ही वह लोग उसकी फिक्र में सवाल करते हैं वह तो अपना रोना ही छोड़ देती है, क्योंकि उसे याद था लास्ट लाइफ में जब उसे यहाँ पर मार दिया गया था तो सभी के सभी सोच रहे थे और सभी ने म्याऊ म्याऊ की बात पे यकीन कर लिया था कि हाँ यही सच हो सकता है कि इसने सुसाइड किया होगा। बट वह इकलौते उसके मॉम डैड थे जो उसकी मौत का सच निकालने के लिए अंत तक खड़े रहे और उसकी बातों का सबूत भी ढूंढते रहे। इसलिए वह काफी इमोशनल फील कर रही होती है और सोचती है इस बार मैं मॉम और डैड को यहाँ पर नीचे गिरने नहीं दूंगी। और बाहर उसका फियांसे भी आ चुका था। वो कहते हैं अरे तुम आ गए, चलो अंदर चलते हैं। बट वह यहाँ पर कह देता है कि मैं यहाँ एंगेजमेंट तोड़ने को आया हूँ। और अब यहाँ पर पता चलता है कि वह पहले कुछ भी नहीं था और उसकी फैमिली तक नहीं है, और उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए यंगसी के मॉम डैड ही उसके पीछे थे और उन्होंने हमेशा उसका सपोर्ट किया। बट वह अनग्रेटफुल यहाँ पर अब उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ने आया है। वो कहती है क्या तुम श्योर हो? तो वो कहता है हाँ, बट मैं इसको रोक सकता हूँ अगर तुम वापस से फोरेंसिक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो। बट वह कहती है अगर तुम्हें एंगेजमेंट तोड़नी है तो मैं भी तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ। बट वह अभी भी चपर चपर करता है तो यंगसी की मॉम के हाथों थप्पड़ भी खा लेता है। डैड भी उसे यहाँ पर उसकी औकात समझा देते हैं कि तुम हमारे शू लेसेस बांधने तक लायक नहीं थे, बट हमने यंगसी के खातिर तुम्हें अपने घर में पनाह दी और तुम इस तरह से उसका सिला दे रहे हो, हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। इसके बाद वह यहाँ पर वापस से वही वेडिंग को तोड़ने वाला डॉक्यूमेंट दे देता है कि यह अगर मैं वापस कर दूंगा तो वेडिंग खत्म समझो। बट यहाँ पर यंगसी तो उसे फाड़ देती है कि मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ती हूँ। तो बाहर से म्याऊ म्याऊ आ जाती है और उसे पता चलता है कि एंगेजमेंट टूट रही है, तो वह माफी मांगने लगती है कि मेरी वजह से इस एंगेजमेंट को तोड़िए मत, मैं नहीं चाहती थी कभी भी कि आपकी एंगेजमेंट टूटे, प्लीज सिस्टर यह डिसीजन बैक कर लीजिए। पर वह तोड़ देती है और अपने मॉम डैड को भी कहती है मॉम डैड क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट है, मैं हर सिचुएशन हैंडल कर सकती हूँ। तो वह मॉम डैड को अंदर भेज देती है, जिसके बाद उन्हें कह देती है कि देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे फोरेंसिक डिपार्टमेंट भी ज्वाइन नहीं करना, एंगेजमेंट भी मैं तोड़ चुकी हूँ, तो तुम अपने स्वीट हार्ट के साथ एंजॉय कर सकते हो और तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगती है। म्याऊ म्याऊ का ग्रीन टी एक्ट खत्म नहीं हो रहा होता है कि सिस्टर ऐसी बात नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, आप वापस ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी चुप्पी से मैं समझ सकती हूँ कि आप वापस ज्वाइन करने को तैयार हैं। और वह फियांसे को भी कह देती है कि ये ज़रूर जॉइन करेंगे, बट वह मना कर देती है कि मैं तुम्हें बता दूँ वह एंगेजमेंट जिसके भरोसे तुम सोच रही थी मैं जॉइन करूँगी, वह मैंने तोड़ दी है। और यहाँ पर फियांसे भी एम्बैरेस फील कर रहा होता है, तो वह समझ नहीं पाती कि आखिर वह किस तरह से फोरेंसिक डिपार्टमेंट में उसे लाए, इसलिए खुद को मारने का दिखावा करती है। यहाँ पर यंगसी समझ जाती है जितना यह हड़बड़ा रही है ज़रूर मेरे वहाँ काम करने से ही इसका कोई लेना देना है, तभी वह मेरी रिपोर्ट चोरी कर पा रही है, इसलिए मना कर देती है कि मेरे बिना क्या फोरेंसिक डिपार्टमेंट चल नहीं सकता। वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वजह से वह डिपार्टमेंट ना छोड़े, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। और यहाँ पर ये डाउन होकर भीख मांगने लग जाती है उसके वापस ज्वाइन करने के
और अब यहाँ पर यांगज़ी तो समझ गई थी कि उसे गलती से भी फ़ोरेंसिक डिपार्टमेंट जॉइन नहीं करना है। फियांसे कहता है कि तुम इतनी अनग्रेटफुल कैसे हो, इसका माफ़ी माँगना भी तुम्हें मायने नहीं रख रहा है। तो वह म्याऊ म्याऊ को खड़ा करके कहता है कि रहने दो, अगर इसे नहीं जॉइन करना तो यहाँ से भेज दो। तो वह कहती है हाँ, वैसे भी मैं डिज़र्व तो करती नहीं हूँ फ़ोरेंसिक डिपार्टमेंट, इसलिए मुझे चले जाना चाहिए। और वहाँ से निकल जाती है। म्याऊ म्याऊ के पैरों की ज़मीन तो निकल चुकी थी। जिसके बाद वह अपने मॉम डैड के पास जाती है और फूड एंजॉय कर रही थी। कहती है ये काफ़ी डिलीशियस है। अब वह जाकर अपने बेटे से पूछने लगते हैं कि वह औरत कौन थी जो तुम्हारे फियांसे के साथ थी। तो वह कहती है आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैंने फ़ोरेंसिक डिपार्टमेंट छोड़ दिया है और क्लेरिक डिपार्टमेंट में हूँ। तो वह कहती है तुम तो एकदम टॉप पे थी, तो ऐसा क्यों किया? तो वह सारा सच बताती है। जिसके बाद यहाँ पर डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी गुस्से में था कि वह रिपोर्ट कितनी इम्पोर्टेंट है, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। और वह ऑटोप्सी रिपोर्ट्स चेक कर रहे होते हैं जो कि एकदम खाली थी। अभी तक उन्हें कोई भी ऑटोप्सी रिपोर्ट मिल नहीं रही थी, जबकि वह काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट बेस पे उन्हें नीड थी। और दूसरी तरफ उसकी मॉम डैड कहती हैं कि तुम्हें यह सब अज़्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें यह सच में लगता है? तो वह कहती है अभी तो मैंने गेस किया है और उसका सच निकालने के लिए आप मेरा साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारे डैड उसका पता करने के लिए ज़रूर जाएँगे। जिसके बाद दिखाया जाता है यिंगज़ी तो डेली के डेली काफ़ी नई-नई ड्रेसेस पहन कर जा रही होती है, जिससे कि म्याऊ म्याऊ चिढ़ रही होती है। बाकी के स्टाफ उससे कहते हैं कि अब तो आपने अपना स्टाइल चेंज कर दिया। तो वह कहती है क्योंकि देखो ना, ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए मुझे रात-रात जगना पड़ता था, इतना खून-खराबा करना पड़ता था, तो मेरी ड्रेस गंदी हो सकती थी ना, बट अब ऐसा नहीं है। क्लेरिक डिपार्टमेंट में मेरी 9 टू 5 जॉब है, जिससे कि मैं टाइम पे फ्री हो जाती हूँ। और म्याऊ म्याऊ का था हाल बुरा था, उसने अभी तक एक भी रिपोर्ट नहीं निकाली थी, जिस वजह से वह डायरेक्टर से भी डाँट खा रही थी। और लगे हाथ यांगज़ी भी उसे बातें सुना दे रही थी कि अब तो मेरा काम भी कम हो गया है और मुझे यह ज़िंदगी खुद के लिए गिफ्ट नसीब हो रही है और गिफ्ट की तरह लग रही है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ और देखो मेरा फेस भी कितना ग्लो करने लगा है। तो म्याऊ म्याऊ खुद का फेस देखकर अब गुस्से में होती है कि मेरी ज़िंदगी तो खराब हो गई है टेंशन के मारे। और यहाँ पर जैसे ही 5 बजते हैं, जल्दी से यिंगज़ी यहाँ पर अपना सामान पैक करके जा रही होती है। तो म्याऊ म्याऊ उसके पीछे जाती है उसे माफ़ी माँगने के लिए कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें फोरेंसिक डिपार्टमेंट जॉइन कर लेना चाहिए। वो कहती है आखिर मैं क्यों करूँ? मैं खुद की इंडिपेंडेंस को यहाँ पर लात क्यों मारूँ? देखो ना, अभी मैं फ्री होकर जा पा रही हूँ और वह तुम यहाँ पर वैसे भी विस्पर करके रिपोर्ट्स निकाल देती थी, तो तुम में तो वैसे भी आसान काम होगा, तो मुझे यहाँ से जाने दो। बट वह उससे फिर भी भीख माँग रही होती है कि प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए। तो वह कहती है तुम तो मुझे बीट कर रही थी ना रिपोर्ट निकालने में, तो ज़रूर तुम्हारा यहाँ पर टैलेंट काफ़ी काम आ कर दे रहा होगा उन्होंने। और मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम इसी तरह से काम करती रही तो तुम्हारा एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगी। और क्या क्या वैसे मेरे जाने के बाद तुम्हारा वो विस्पर वाला टैलेंट काम नहीं आ रहा है जो तुम्हें वापस मुझे बुला रही हो? बट मुझे यहाँ पर क्लेरिकल डिपार्टमेंट ज़्यादा पसंद आ गया है, इसलिए मुझे वह रिपोर्ट वाला काम वापस नहीं करना है। और मैं तुम्हें बता दूँ, वैसे भी मुझे तुम्हारे मेथड्स का पहले ही पता चल चुका है, जो भी तुम कर रही हो मेरी रिपोर्ट छीनती थी, इसलिए मैंने जानबूझकर वह डिपार्टमेंट छोड़ा है। तो वह बौखलाने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टर पीछे से आता है और यहाँ पर वापस से म्याऊ म्याऊ को डाँट पड़ती है कि कितना महीना हो चुका है और तुम अभी तक यहाँ पर एक भी रिपोर्ट निकाल नहीं पाई हो और अब काफ़ी अर्जेंट हो गया है तुम्हारा वह रिपोर्ट निकालना। अगर तुम नहीं निकालती हो तो मैं बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वह यहाँ पर उसकी नज़र जाती है इंग्सी पर, उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। बट वह कहती है एक्चुअल में 5 बज चुके हैं और मुझे घर में फैमिली की टेंशन हो रही है, तो आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जैसे ही घर जाती है, वहाँ पर उसकी मॉम और डैड उसका वेट कर रहे होते हैं डिलीशियस से फूड के साथ। तो वह उन्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ग्रीट करते हुए यहाँ पर खाने बैठती है और कहती है कि डैड, मैं आपको कह रही थी ना कि मुझे उस पर शक है, तो मैंने उससे बात करके देखी। वह जिस हिसाब से बौखला रही थी मुझे वापस लेने के लिए, ज़रूर उसमें कोई तो गड़बड़ है। वह ज़रूर मेरे ही फाइंडिंग्स निकाल रही थी और उसमें कोई टैलेंट नहीं है। उसके मॉम डैड उसे रेस्ट एश्योर रहने को कहते हैं। वह भी कहती है ये मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। और यहाँ पर वह दोनों उससे कुछ सवाल पूछना चाहते थे, जिसकी पूछने की हिम्मत यहाँ
यहाँ पर उनसे हो नहीं रही थी। तो उससे कहते हैं, क्या तुम्हारे पास फ्री टाइम है? एक्चुअल में यहाँ पर हम किसी ऑफ़िसर के अंडर तुम्हें भेजना चाहते हैं, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ चलना चाहोगी? बट वह कहती है कि हाँ, अगर आप किसी से मिलाना चाहते हो तो मैं ज़रूर मिल सकती हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वापस से यहाँ पर म्याऊँ म्याऊँ के पास एक नई रिपोर्ट लेने के लिए एक पेशेंट आ चुका था और वह काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट था, इसलिए सारे उसका वेट कर रहे होते हैं कि बात करो ना, तुम तो बॉडी से बात करके ही यहाँ पर सारी चीज़ें निकाल देती थी। तो वह यहाँ पर उसके ऊपर से हाथ फहराने लगती है, बट उसे आगे कैसे ही कुछ पता चलता, क्योंकि वह तो वैसे भी यंगज़ी की ही फाइंडिंग को चुराती थी। तो उसे सबके ताने तो सुनने ही पड़ते हैं कि तुमसे यह सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, पहले तो तुम बड़े फ़ास्ट निकाल दिया करती थी। तो वह यहाँ पर उसकी जनरल बातें बताने लग जाती है उसकी बॉडी के बारे में। तो लोग कहते हैं कि आखिर यह सब तो हमें पहले से पता है। तो वह यहाँ पर बेहोश होने का नाटक भी करती है और जैसे ही हॉस्पिटल में उठती है तो यिंगज़ी का वही एक्स फियांसे यहाँ पर उससे कहने लगता है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं यिंगज़ी को डिपार्टमेंट में लाने के लिए तुम्हारी मदद करूँगा। तो वह उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो। मैं अकेले वह डिपार्टमेंट सँभाल नहीं पा रही हूँ, मुझसे ये वर्कलोड सँभाला नहीं जा रहा है। तो वह प्रॉमिस करता है, मैं उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जिसके बाद वह जैसे ही जा रहा होता है, वह देखता है कि वह तो किसी और पर्सन के साथ जा रही है और ये वही पर्सन होता है जिसके उसके मॉम-डैड उससे मिलाना चाहते थे। तो यहाँ पर वह उसका पीछा करने को कहता है। जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचता है, वह देखता है कि वह तो किसी और ही पर्सन के साथ लगी पड़ी है। तो वह बहुत गुस्से में उधर जा रहा होता है और उसके कैरेक्टर पे उँगली उठाने लग जाता है। तो वह कहती है कि आखिर तुम हो कौन? क्या तुम भूल चुके हो कि तुम म्याऊँ म्याऊँ के लेफ्टओवर हो? तो वह कहता है कि तुम मेरी फियांसे हो और यह फैक्ट कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो बताती है कि हमने एंगेजमेंट तोड़ दी है और अब हमारा कोई लेना-देना नहीं है। जिसके बाद वह उस पर्सन के साथ जा रही होती है, बट वह उसे रोकने आ रहा होता है। तो बीच में वह पर्सन उसे यहाँ पर वार्निंग दे देता है और अब जैसे ही वह म्याऊँ म्याऊँ के पास जाता है, वह सारी बातें बताने लगता है। यहाँ पर वह पर्सन म्याऊँ म्याऊँ को बताता है कि वह कभी भी अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जॉइन करने ही नहीं वाली है। तो वैसे भी तुम रिज़ल्ट फाइंड आउट करने में बहुत अच्छी हो, तो तुम ही वह कर सकती हो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। बस कुछ दिनों की बात है और तुम सब कुछ सेटल कर दोगी। तो वह वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसका काम तो निकल ही नहीं रहा था। पर बॉयफ्रेंड उसे रोक कर कहता है कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। तो वह कहती है, हाँ, मैं सब देख लूँगी और मन ही मन तो सोच रही थी उसे कोई रास्ता तो निकालना होगा उसे वापस से फोरेंसिक डिपार्टमेंट में बुलाने का, इसलिए वहाँ से निकल जाती है और कोई विचित्र सी जगह जाती है जहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक किया जाता था और अभी के लिए वह सारी चीज़ें दिखाई नहीं जाती और हमें यिंगज़ी को दिखाया जाता है जिसके पास वापस से फोरेंसिक डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र होने का लेटर पहुँच चुका था। दूर से म्याऊँ म्याऊँ देखकर बहुत ही खुश हो रही थी, तो वह गुस्से में डायरेक्टर के पास जाती है कि इसका मतलब क्या है? डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें वापस आना होगा और मैंने तुम्हारी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तो वह कहती है, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे वापस फोरेंसिक डिपार्टमेंट नहीं जाना है। तो वह कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अभी भी टाइम दे रहा हूँ, इस इश्यू को सेटल कर दो और तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़रूरत है तो अगर तुम कैपेबल हो तो तुम अपने टैलेंट को यूज़ क्यों नहीं करना चाहती और मैं तुम्हें बदले में चीफ भी बना दूँगा। बट यहाँ पर वह कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी कि उस डिपार्टमेंट में वापस आऊँ जहाँ मेरी इज़्ज़त नहीं है। और यहाँ पर म्याऊँ म्याऊँ भी पीछे से बोलने लग जाती है कि सिस्टर, आपको तो आना ही पड़ेगा। और यहाँ पर तब वह डायरेक्टर से बात करती है कि आप मेरा शेड्यूल इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। आप देखो ना, 9 टू 5 जॉब मुझे कितनी अच्छी लग रही है, बट डायरेक्टर यहाँ पर उसे फिर से बूस्ट अप करने लग जाते हैं कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर ले। तो वह कहती है, आप देखो ना, म्याऊँ म्याऊँ तो बिना काम से ही यहाँ पर सारा सच बाहर निकाल देती है और मुझे रात-रात भर काम करना पड़ता था। इससे अच्छा आप म्याऊँ म्याऊँ को मेरी जगह दे दीजिए। डायरेक्टर यहाँ पर कोई बहाने लगाने लग जाता है। तो यहाँ पर यिंगज़ी सोचती है कहीं डायरेक्टर को भी कोई बात मालूम तो नहीं चल चुकी है जो अब वह म्याऊँ म्याऊँ का साथ दे रहे हैं।
यहाँ पर उसे मालूम ही नहीं होता है कि डायरेक्टर इस तरह की बातें क्यों ही कर रहा होगा और इसका साथ क्यों दे रहा होगा। तो वह उससे कहती है मुझे रात तक का समय दो, यानी कि कल मैं आपको बता दूँगी। जिसके बाद वह घर जाती है, डैड के बारे में पूछती है और मॉम कहती है तुम्हारे डैड को इस चीज़ का पता चल चुका है कि ये सब कैसे हो रहा है। बट यहाँ पर वहाँ पर प्रिंस ने यह नहीं बताया कि उसका ट्रीटमेंट तुम कैसे कर सकती हो, यानी कि उसका सॉल्यूशन नहीं बताया। तो वह सैड होकर यहाँ पर कहती है कि आपको पता है मुझे वापस से फोरेंसिक डिपार्टमेंट में डाला जा रहा है और मैं बिल्कुल भी फोरेंसिक डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? तो वह कहती है यह सब तुम मेरे पर छोड़ दो और ऐसे ही कोई भी तुम्हें ऑर्डर नहीं दे सकता वापस फोरेंसिक डिपार्टमेंट जाने का। अगर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया जा रहा बर्ताव तो तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी माँ सब देख लेगी। अगले दिन जैसे ही जाती है, डायरेक्टर पूछता है क्या डिसीजन लिया, इवन म्याऊं म्याऊं भी पूछती है। तो वह कहती है कि मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं फोरेंसिक डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करूंगी। तो यहाँ पर वह सोच नहीं पा रही थी कि उसे किस तरह से कन्विंस किया जाए, बट उसके सपोर्ट में इस टाइम डायरेक्टर था तो वह निश्चिंत थी। बट यहाँ पर यंगसी भी सोच के आई थी कि वह बिल्कुल भी फोरेंसिक डिपार्टमेंट में नहीं जाने वाली है, इसलिए कह देती है मैं नहीं जाऊंगी। बट यहाँ पर उसका डायरेक्टर कहता है तुम इतनी ज़्यादा डेडिकेशन से काम करने वाली इंसान थी और किस तरह से अब तुम यह सब छोड़ रही हो। और पीछे से अब जाकर आ जाती है यिंगसे की मॉम और उसे पता चलता है वह तो उसके भी बॉस है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टर भी उसके आगे गिड़गिड़ाने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि यह आपकी बेटी है, नहीं तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। तो अब जाकर वह उसकी बेटी को फुल परमिशन दे देता है जो भी उसकी एबिलिटीज़ हैं उस पे काम करने का, और कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बॉस कि आपकी बेटी यहाँ पर यंगसी है। और यहाँ पर म्याऊँ म्याऊँ तो यंगसी से जेलस फ़ील कर रही थी कि हर एक अच्छी चीज़ इसके पास कैसे होती है। बट यहाँ पर यंगसी की मॉम तो बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी म्याऊँ म्याऊँ की बात, जो भी वह चिकनी-चुपड़ी बातें उसकी मॉम को लगा रही थी और उल्टे में वह अपनी बेटी की केयर कर रही थी। और म्याऊँ म्याऊँ की ओर देखते हुए कहती है कि तुम यह डिपार्टमेंट सँभाल सकती हो और वैसे भी तुम लोगों ने ही मेरी बेटी के टैलेंट की कदर नहीं की थी, तो अब वह उस डिपार्टमेंट में नहीं जाएगी। डायरेक्टर भी बड़े इज़िली मान जाता है और म्याऊँ म्याऊँ बहुत ही गुस्से में होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उसका डायरेक्टर के पास पहुँच जाती है वापस से म्याऊँ म्याऊँ यह पूछने कि आप इतने यूज़लेस कैसे हो सकते हैं? तो डायरेक्टर उसे ही कह देता है कि तुमने अभी तक एक भी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं निकाली है और तुम मुझे यूज़लेस कह रही हो? क्या तुम वह लेडी नहीं थी जो विस्पर करके ही बॉडी के से बातें निकलवा देती थी? तो यहाँ पर म्याऊँ म्याऊँ डायरेक्टर को एक और प्लान बताती है। डायरेक्टर भी सोचने लगता है, दूसरी तरफ उन दोनों माँ-बेटी को बताया जाता है, जो कि सोच रहे होते हैं कि आखिर अब हम इन सब से निपटारा कैसे बनाएँ? आखिर म्याऊँ म्याऊँ सब पे क्या काला जादू कर देती है? अब तो डायरेक्टर के भी उसी के गुणगान गाने लगे हैं, जो डायरेक्टर जो कभी उसका साथ दिया करते थे। और अगले ही दिन जैसे ही वो ऑफ़िस जाती है, डायरेक्टर फिर से उसके पास पहुँच जाता है उसकी स्किल की बड़ाई करने की, तुम्हारी स्किल की हमारे डिपार्टमेंट में नीड है, और किसी तरह से उसे एक केस को सॉल्व करने की परमिशन माँग रहा था कि क्या तुम मेरे साथ उस उस केस को सॉल्व करने जा सकते हो। और इस म्याऊँ म्याऊँ का तो अभी कोई समझौता हो ही नहीं रहा है, ये कोई भी केस सॉल्व कर ही नहीं पा रही है और यह केस बहुत ज़रूरी है। यिंगज़ी भी सोचती है कि हाँ, मैंने वह डिपार्टमेंट छोड़ तो दिया है बट मैं लोगों का भलाई छोड़ नहीं सकती, यह मेरा काम है, इसलिए वह मान जाती है ऑटोप्सी रिपोर्ट निकालने के लिए। और जिसके बाद जैसे ही वह रिपोर्ट के लिए एनालिसिस का आता है, वह यहाँ पर परमिशन दे देती है। डायरेक्टर बड़ा खुश होता है। अगले दिन वह जैसे ही घर जाती है, उसके डैड आ चुके थे और वो भी विद पूरे सॉल्यूशन और प्रॉब्लम से, और वह उसे पोटली दे देते हैं जिसमें कि उसका सॉल्यूशन मिलने वाला था उसे। जैसे ही वह उसे निकालती है, अभी के लिए फ़िलहाल हमें वह सॉल्यूशन क्या है वह दिखाया नहीं जाता, बट उसे वह समझ आ जाता है कि उसे वह सब कैसे हैंडल करना है। और उसकी मॉम कहती है क्या अब तुम वापस फोरेंसिक डिपार्टमेंट जाना चाहोगी? वह भी कहती है हाँ, मैं तैयार हूँ। और हमें ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए उसे जाते हुए दिखाया जाता है। म्याऊँ म्याऊँ फिर से यहाँ पर उसके साथ चिमटने लगती है, बट वह कहती है कि मुझसे दूर रहो। बट वह कुछ काला जादू करना चाहती थी ताकि वह यहाँ पर
उससे फिर से उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट छीन सके। बट इस बार यहाँ पर यिंगसी फुल प्रिपेयर्ड आई हुई थी और उसकी सारी बातें समझ रही थी। जिसके बाद म्याऊ म्याऊ फिर से उसे चिमड़ने लगती है और कहती है कि ये लीजिए, ये रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, और उस पर्सन के बारे में बताने लगती है कि वह एक फेमस सिंगर है और पता नहीं किस तरह से उनकी ट्रेजिक मौत हो चुकी है। और यहाँ पर उस सिंगर को लेकर काफ़ी आउटरीच हुआ था और उसके बारे में बता रही होती है। बट वह कहती है कि जल्दी से ऑटोप्सी रिपोर्ट करने के लिए चलिए। तो ये म्याऊ म्याऊ बड़ी खुश हो रही थी फिर से चुरा लेगी, और यहाँ पर वह कहती है ठीक है, हम ऑटोप्सी रिपोर्ट शुरू करते हैं। और वह जैसे ही ग्लव्स पहनकर सारी चीज़ें करने लगती है, सारे ऑडियंस को बातें करने लगती है कि हमें यहाँ पर चीर-फाड़ वाली ऑटोप्सी नहीं चाहिए, आप इसे बंद कीजिए, इसे बंद कीजिए, इसे बंद कीजिए। बट फिर भी उन सब की बातों को नज़रअंदाज करके हमारी यिंगसी ऑटोप्सी करने लगती है, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से वह सारी की सारी चीज़ें कर रही थी, क्योंकि वह अपने काम में काफ़ी ज़्यादा माहिर थी और हर एक रिपोर्ट वह 5 मिनट के अंदर निकाल के रख देती है। सारे उसका वेट कर रहे थे, वह भी लिखने लगती है। अभी वह अपनी रिपोर्ट को लिख ही रही होती है कि लोग यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट निकालो और इस लड़की को बाहर निकाला जाए। तो यहाँ पर वह कहती है कि मैंने ऑटोप्सी निकाल दी है, और उसका डिज़ीज़ अभी बताई हुई होती है कि म्याऊ म्याऊ फिर से सानी बनते हुए यहाँ पर आगे की डिज़ीज़ बताने लग जाती है और उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट की नकल करने लगती है, और बड़ी खुश हो रही होती है कि फाइनली मैंने फिर से उसकी कॉपी कर ली। बट उसे अंदाज़ा ही नहीं होता है कि वह सारे की सारी चीज़ें झूठ कह रही थी, और यिंगसी तो उसकी बातें सुनकर हंस रही होती है। तो सब पूछने लगते हैं कि क्या बात है। ऑडियंस अब जाकर म्याऊ म्याऊ पे गुस्सा कर रही होती है कि तुमने जो भी कहा वह सारा झूठ है। जिसके बाद अब यिंगसी सारा कारोबार ले लेती है और बताने लगती है उस रिपोर्ट के बारे में। तो म्याऊ म्याऊ कहती है, क्या तुमने मुझे फ्रेम किया? तुम मुझे मिसलीड कैसे कर सकती हो? लोग कहते हैं, इन्होंने कहाँ मिसलीड किया, यह तो अभी कुछ पता ही नहीं है। तो म्याऊ म्याऊ का सारा प्लान तो धरा का धरा रह जाता है कि आखिर यह हो क्या रहा है, सभी मेरे अगेंस्ट कहाँ हो गए। तो अब जाकर यिंगसी सारी की सारी डिजीज बताने लग जाती है कि यहाँ पर इस पर्सन को क्या हुआ है, और यह किसी बीमारी के चलते नहीं मरे हैं, बल्कि इनका मर्डर हुआ है, और उसके बारे में आगे की जानकारी हम तुम्हें थोड़ी देर में देंगे। और म्याऊ म्याऊ समझ आती है कि इसने मेरी चाल को काटने का कोई तो तोड़ निकाल दिया है, और मुझे इससे बाहर तो निकलना होगा, मुझे इसे फिर से बचाना होगा। आखिर इसके पास सब कैसे जा सकता है। यहाँ पर ऑडियंस भी यिंगसी की बातों से सहमत होती है कि यह जो कहानी बता रही है वह यहाँ पर पॉसिबल लग तो रही है। तो अब जाकर म्याऊ म्याऊ कहने लगती है, इसने मुझे फ्रेम किया और इसने मेरी रिपोर्ट चुराई है। तो यिंगसी कहती है, आप सभी ने मुझे रिपोर्ट्स चेक करते हुए देखा ना, तो मैंने कैसे किसी की रिपोर्ट चुरा ली, और यह तो गलत रिपोर्ट बता रही थी। तो सारे लोग उसे यहाँ पर अब अक्यूज करने लगते हैं, बट वो गुस्सा करने लगती है, इवन डायरेक्टर को भी सवाल करने लगती है। डायरेक्टर तो वहाँ से निकल जाता है और म्याऊ म्याऊ का प्लान यहीं धरा रह जाता है। जिसके बाद वह सबसे माफ़ी मांगती है कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, शायद से कोई सी गलती की वजह से यह सब हो गया है। तो सभी लोग उसे यहाँ पर डाँटते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। डायरेक्टर भी उसे कहता है नेक्स्ट टाइम यह सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वह डायरेक्टर से माफ़ी माँगती है कि डायरेक्टर, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, शायद आज मैं पावर से लेस हूँ और मेरे में एनर्जी नहीं है, इस वजह से मुझसे यह मिस्टेक हो गई। क्योंकि मैं बेड के पास तो गई नहीं बॉडी से बात करने, बट डायरेक्टर उसे डाँटता रहता है कि तुम इस तरह से यहाँ पर झूठी अफ़वाहें नहीं फैला सकती हो, तुम्हें यहाँ पर साइंटिफिकली जाना होगा। और यहाँ पर ये एंग्ज़ी भी उसे बातें सुना देती है, अब से तुम मेरी रिपोर्ट को चुरा नहीं पाओगी, और तुम इतनी स्पॉट ऑन कैसे हो सकती हो मेरी रिपोर्ट चुराने में। जिसके बाद डायरेक्टर भी कहता है कि तुम्हें इस क्रिटिसिज्म को फेस तो करना होगा, क्योंकि गलती भी तुम्हारी ही है। उस पे हाथ उठाने वाली होती है, बट यिंग से उसे दूर धकेल देती है और कहती है कि यह मेरी लास्ट रिपोर्ट है, और अब से आपकी विस्पर लेडी ही यहाँ पर आपकी रिपोर्ट निकाला करेगी। यह मैंने जितना काम करना था वैसे काम कर दिया है, और अब जाकर सारा कारोबार म्याऊ म्याऊ को दिया जाता है, और म्याऊ म्याऊ लेना तो नहीं चाहती थी।
बट यहाँ पर यिंगज़ी उस पर कोई स्प्रे करती है जिससे कि म्याऊ म्याऊ समझ जाती है कि इसने इस तरह से मेरी सारी बातों का काट निकाला था और वह भी कहती है हाँ, जो भी तुम कह रही थी ना उस मेरे पास उसका सॉल्यूशन आ गया है और जो तुम एनर्जी लेस बात कर रही थी वो अब ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने नहीं वाली है, तो तुम्हें खुद से रिपोर्ट तो निकालनी होगी। डायरेक्टर से भी वह कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और आपने ही मुझे फायर किया था मेरे मिस्टेक के चलते, अब आप मुझे वापस हायर नहीं कर सकते। जिसके बाद यहाँ पर म्याऊ म्याऊ को भी फायर करने की बात चलती है। तो म्याऊ म्याऊ सीधे पहुँच जाती है अपने यहाँ पर जो भी उसका बॉस होता है, जो उसे ब्लैक मैजिक में हेल्प करता था, उसके से मदद लेने, और वह यहाँ पर मदद क्या माँगती है, वह किसी भी तरह से यिंगज़ी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी, उसकी हर एक चीज़ छीनना चाहती थी। तो हमें दिखाया जाता है वापस से यहाँ पर यिंगज़ी को उसकी मॉम ड्रॉप करने आती है और यिंगज़ी की मॉम अब यहाँ पर वहाँ से जा रही थी। दूर कहीं से खड़ी हुई म्याऊ म्याऊ यह सब देख रही थी और वह काफ़ी जेलस होती है कि उसकी मॉम भी इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और वह खुद भी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही यिंगज़ी जा रही होती है, यहाँ पर म्याऊ म्याऊ मटकाते हुए आ जाती है। यिंगज़ी कहती है तुम्हें तो यहाँ पर फायर किया जा रहा था ना, और अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर म्याऊ म्याऊ कहती है मुझे फायर करने वाला अभी तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है और ऐसा हो ही नहीं सकता। बट वह कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो डायरेक्टर तुम्हें यहाँ पर फायर कर रहे थे। तभी वह यहाँ पर रिपोर्ट दिखाती है। एक आर्टिकल होता है जिसमें कि बताया गया था कि उसकी किसी गलती की वजह से यह रिपोर्ट वह अच्छे से दे नहीं पाई, यानी कि ऑटोप्सी रिपोर्ट। यहाँ पर इसमें पूरी की पूरी गलती उसकी नहीं है और म्याऊ म्याऊ को यहाँ पर फायर नहीं किया जा सकता। और तभी डायरेक्टर भी आ जाता है कि हाँ, वह सही कह रही है, इतनी सी मिस्टेक के लिए इसे फायर नहीं किया जा सकता, इसने सिर्फ एक मिस्टेक की है और इतना तो यहाँ पर हर जॉब में चलता ही है। और शायद उस दिन वह एनर्जी लेस थी और इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर वह समझ नहीं पा रही होती है यिंगज़ी कि आखिर वह ऐसा क्या चक्कर चलाती है कि हर बार ही हर चीज़ों से वह बच जाती है और कोई ना कोई हथकंडा अपनाकर सभी को अपने पाले में ले लेती है। तो वह डायरेक्टर से सवाल करने लगती है। जब डायरेक्टर से कुछ मालूम नहीं होता तो वह अब म्याऊ म्याऊ को भी सवाल करती है। डायरेक्टर उसे कहने लग जाता है जब मैंने कहा कि यह यहाँ पर फायर नहीं होगी तो नहीं होगी, और म्याऊ म्याऊ भी कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम सॉल्यूशन निकालोगी तो मैं वापस से कुछ नहीं कर सकती, मैं वापस तुम्हें उसी लाइन पे खड़ा कर दूंगी। तो यहाँ पर यिंगज़ी कहती है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं इसे फायर नहीं करेंगे तो मुझे यहाँ से वापस से ट्रांसफ़र कर दीजिए। बट बाहर से यिंगज़ी की मॉम आती हैं और गेस व्हाट, वह यिंगज़ी का साथ देने के बजाय यहाँ पर म्याऊ म्याऊ का साथ देती हैं। और यिंगज़ी तो शॉक में हो जाती है, आखिर इसने आपको क्या पोल पट्टी पढ़ाई है जो आप इसका साथ दे रही हैं। बट वह अब यहाँ पर अपनी बेटी से ज़्यादा केयर तो म्याऊ म्याऊ की करने लग जाती हैं जिससे कि यिंगज़ी का दिल दुख रहा। यिंगज़ी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मॉम जो है म्याऊ म्याऊ का साथ क्यों दे रही है। तो वह अपनी मॉम को कहती है मॉम यह म्याऊ म्याऊ है। बट यहाँ पर वह कुछ सुनते नहीं है और डायरेक्टर भी कहने लगता है कि जैसा कि हम कह चुके हैं कि म्याऊ म्याऊ को यहाँ फायर नहीं किया जाएगा और यिंगज़ी को भी चीफ की पोजीशन नहीं दी जाएगी। इवन यहाँ पर सारा कारोबार म्याऊ म्याऊ को दिया जाता है। म्याऊ म्याऊ उसके करीब आकर कहती है तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे फिर से कुछ छीन नहीं सकती थी? तुमने एक लाउजी सा सॉल्यूशन क्या निकाला? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे फ्री हो गई हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वह म्याऊ म्याऊ जो है उसकी मॉम के पास आई थी और उन्हें मक्खन लगाने की कोशिश की थी। पर जब वह नहीं सुनी तो उनके फेस पर उसने स्प्रे कर दी थी और उसी वक्त उसकी मॉम जो है म्याऊ म्याऊ के वश में आ चुकी थी और म्याऊ म्याऊ की खिदमतों में लग गई थी। और यही बात म्याऊ म्याऊ जो है सोच रही होती है। बेचारी यिंगज़ी तो समझ ही नहीं पा रही थी कि इस म्याऊ म्याऊ ने आखिर ऐसी कौन सी चाल चल ली है कि मॉम जो है होश में नहीं आ रही है और उसकी मॉम जो है म्याऊ म्याऊ की फिक्रमंद होती है ज़्यादा। यिंगज़ी फिर से उसकी मॉम को होश में लाने की कोशिश करती है बट उसकी मॉम जो है यिंगज़ी को ही दूर धकेल देती है। यिंगज़ी को समझ नहीं आता कि उसकी मॉम ऐसे कैसे इसके वश में आ सकती है, जबकि मॉम को तो सब सच पता था। और वह दोनों चली जाती हैं। डायरेक्टर भी उसे अब वापस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की एडवाइस देता है। वह जैसे ही घर जाती है उसकी
डैड को बताने वाली होती है, बट नोटिस करती है यहाँ पर पहले से ही उसकी मॉम जो है म्याऊँ म्याऊँ को लाई हुई थी, और उसकी मॉम उसे कहती है चुपचाप बैठकर डिनर करो और म्याऊँ म्याऊँ को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। म्याऊँ म्याऊँ ग्रीन टी एक्ट करती है, तो उसकी मॉम जो है अपनी बेटी को ही डाँटने लग जाती है कि तुम ऐसी अनग्रेटफुल कैसे हो सकती हो? म्याऊँ म्याऊँ को ज़रा भी फ़िक्र नहीं करती, मैंने इसे एज़ अ गॉड डॉटर एक्सेप्ट कर लिया है। और वह गुस्सा कर रही होती है, बट वह देखती है कि उसके डैड भी जो है म्याऊँ म्याऊँ का साथ दे रहे थे, और उन्होंने उसे अपनी गॉड डॉटर एक्सेप्ट कर लिया था। यानी कि अब यहाँ पर उसकी सिस्टर जो है म्याऊँ म्याऊँ कहलाने वाली थी। तो उसका तो दिल ही टूट जाता है, और म्याऊँ म्याऊँ का ग्रीन टी एक्ट करके तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर वह सारी की सारी चीज़ों को जैसा कि छीनना ही चाहती थी यिंगज़ी से, तो उसकी शुरुआत उसने कर ही दी थी, और वो भी उसके घर में घुसकर। और यही बात म्याऊँ म्याऊँ उसे कह भी रही होती है, देखा सबसे पहले तो मैं तुम्हारे घर में घुसी, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी चीज़ें तुमसे छीन नहीं पाऊँगी? तुमने एक यहाँ पर सॉल्यूशन क्या निकाला, तुम तो खुद को कुछ ज़्यादा समझने लगी थी, अब देखना मैं तुम्हारी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स को भी छीन लिया करूँगी, और तुम्हारा जो भी है सारा मेरा होगा। और ऐसा कहकर वहाँ से जा रही होती है, और ऑफ़िस में भी उसे बुली किया करती थी, खुद उसे धक्का लगा कर कहती थी मुझे धक्का क्यों दे रही हो? इवन यहाँ पर उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट भी ले ली होती है, और जो कि वह स्टडी के लिए यानी कि ट्रेनिंग के लिए जाने वाली थी, वो चांस भी यहाँ पर मिल चुका था ऑलरेडी म्याऊँ म्याऊँ को। और वो उस बारे में पूछती है कि आखिर यह तुम्हारे पास क्या कर रही है फ़ाइल? तो वह कहती है मुझे यह डायरेक्टर ने दी। डायरेक्टर भी बाहर से आ जाता है और बताता है कि हाँ, इसे यह मैंने ही दी, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी इतनी टैलेंटेड हो और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे जूनियर को भी मौका मिल जाए? तो वह कहती है लेकिन इस डिपार्टमेंट की चीफ तो मैं बनने वाली थी, बट यहाँ पर वह म्याऊँ म्याऊँ को ही चांस देने को कह रहा था, और बेचारी एंग्ज़ी उसका तो दिल ही टूट रहा था, उसका पक्ष में कोई भी काम नहीं हो रहा था। वह जो भी करना चाहती थी, वह कुछ भी उसके फ़ेवर में वर्क नहीं कर रहा था। म्याऊँ म्याऊँ उल्टा उसे और ज़्यादा चिढ़ा रही थी, देखा ना तुम्हारा क्या हाल हो गया है, अब इसी तरह का होता रहेगा। तो थप्पड़ भी खा लेती है। तो म्याऊँ म्याऊँ के फ़ेवर में यहाँ पर डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हें इस पर हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे यह चांस हमने दिया है, और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। म्याऊँ म्याऊँ भी लगातार यिंगज़ी को यहाँ पर चिढ़ाए जा रही थी। इवन वह तो हदें तक तोड़ती थी, तो अब यैंग्सी डायरेक्टर से बात करने जाती है, तो यहाँ पर डायरेक्टर से उसे पता चलता है कि उसे यह चांस देने वाला यानी कि म्याऊँ म्याऊँ को यह चांस देने वाले उसकी मॉम थी, खुद की मॉम ने उसे रिकमेंड किया था। उसकी मॉम भी यहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि क्या तुम परेशान हो रही हो? और अब जाकर वह दोनों बताते हैं कि एक्चुअल में हम उसके वश में आए ही नहीं हैं, हम यह सब नाटक कर रहे हैं कि हम उसके वश में हो चुके हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि यह पूरा का पूरा बहुत ही बड़ा गैंग है, जहाँ पर वह लोगों के टैलेंट को चुरा कर यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहे हैं, और हम साइंस को इस तरह से फेल होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हम उसके पीछे जितने भी लोग हैं उसे उसका पता करना चाहते हैं, और इसलिए हमें उसका सहारा लेना पड़ रहा है। उसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि आखिर वह कौन है, और यहाँ पर यंगज़ी भी उसे एक उन दोनों को एक आइडिया बताती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है म्याऊँ म्याऊँ के पास एक स्टाफ आकर बताती है कि यिंगज़ी वापस से यहाँ पर रिपोर्ट लेने लगी है। डायरेक्टर भी कहता है देखो यिंगज़ी अभी भी रिपोर्ट लेना शुरू कर दी है, और वो भी चीर-फाड़ करके अभी भी उन्हीं तरीके में लगी है, और डायरेक्टर तो यिंगज़ी को दूर धकेल देता है बिना कुछ किए ही। यहाँ पर कहता है कि जल्दी से तुम ढूँढो, और म्याऊँ म्याऊँ फ़िक्र में होती है, उसने तो अभी रिपोर्ट निकाली ही नहीं थी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे ही वो पेपर खोलती है तो यहाँ पर ऑलरेडी ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी थी, तो उसे लगता है यह तो उसके बॉस ने उसे पावर दी होगी, तो वह सारी रिपोर्ट बताने लगती है कि ऐसा-ऐसा हुआ था। यहाँ पर यैंग्सी उससे पूछती है ऐसा कैसे हो सकता है? जब वह एक्सप्लेन करती है, यैंग्सी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे पता लगा? बट म्याऊँ बारी-बारी करके सारे के सारे डिजीज़ बता देती है, और नज़दीक जाते हुए यैंग्सी को चिढ़ा भी देती है कि अब तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, और म्याऊँ म्याऊँ इसी कॉन्फिडेंस में होती है कि अब तो उसे यंगसी की नीड ही नहीं है। उसके यहाँ पर टेस्ट किए बिना ही मुझे सारी की सारी चीज़ें पता चल रही हैं, और मैं यह सब खुद ही फाइंड आउट कर सकती हूँ।
और वह इसी कॉन्फिडेंस में होती है, बट हमें अंदर पता चलता है ये तो यंगसी की पहले से चाल थी। और डायरेक्टर भी कहता है कि इससे तो हम पर शक भी नहीं हुआ, इसे अपने बॉस पर इतना ज़्यादा यकीन है कि उसके बॉस ने ही यह पावर दी होगी। और हमें दिखाया जाता है कि यंगसी ने ऑलरेडी वह मेडिसिन ले रखी थी जिससे कि वह उसकी पावर्स को तोड़ चुकी थी और अब वह उसकी पावर उस पे काम नहीं करने वाली थी। इसके बाद यहाँ पर यंगसी और म्याओ म्याओ दोनों ही डायरेक्टर के पास जाते हैं और डायरेक्टर उन्हें बता रहा होता है कि यहाँ पर एक केस है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और तुम दोनों में से किसी एक को उसे परफॉर्म करना होगा और यह हमारे पूरे डिपार्टमेंट की आन बान शान का सवाल है। तो यहाँ पर म्याऊ म्याऊ तो फुल कॉन्फिडेंस में होती है कि अब तो उसके पास पावर्स आ चुकी हैं, इसलिए वह कहती है कि इस ऑटोप्सी को मैं ही करने वाली हूँ। यहाँ पर डायरेक्टर उससे कहता है कि लास्ट टाइम जो हुआ था वह फिर से रिपीट हुआ तो यहाँ पर वह फुल कॉन्फिडेंस से कहती है कि अब तो ऐसा होने ही नहीं वाला। वो कॉन्फिडेंस किस वजह से होती है यह तो आप भी जानते हैं और हम भी। और बट यहाँ पर यंगसी और डायरेक्टर फिर भी यह धोखे में उसे रखना चाहते थे कि वह इस तरह से गलती करे ताकि उसके पीछे जितना भी बड़ा गिरोह है उसके बारे में वह जान पाएँ। और हमें उस ऑटोप्सी रिपोर्ट केस का भी बताया जा रहा होता है जहाँ पर वह ऑलरेडी एज अ लीडर जा चुकी थी और एज अ जूनियर उसने ज्वाइन करवाया था हमारी यंगसे को। और जैसे ही आगे जाती है वहाँ पर कहती है कि मैं इस केस के बारे में स्टडी करने वाली हूँ और अपना नाम इंट्रोडक्शन देती है। सारा स्टाफ यहाँ पर देख रहा होता है और वह ऑर्डर चलाने लग जाती है यंगसी के पास। इवन यंगसी को उस बॉडी को टच तक नहीं करने देती, ना ही ऑटोप्सी रिपोर्ट को। तो वह वहाँ से दूर हो जाती है जिसके बाद वह कहती है अब तो इतना टाइम हो चुका है कि रिपोर्ट आ चुकी हो। तो जैसे ही खोलती है तो अभी तक उसमें कोई रिपोर्ट छपी हुई नहीं थी। वह बार बार करने की कोशिश करती है, 2 घंटे बाद करती है तब भी नहीं आई थी, 3 घंटे बाद तब भी नहीं आई थी। तो सारे वेट कर कर के थक चुके थे और अब सबके सब्र का बांध टूट चुका था। तो सवाल करने लग जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। यहाँ पर म्याऊ म्याऊ कंफ्यूजन में होती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। म्याऊ म्याऊ को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका जादू आखिर काम क्यों नहीं कर रहा है, उसके बॉस ने जो मैजिक दिया था। तभी यहाँ पर यिंगसी सामने आती है और बारी बारी करके उसके सारे के सारे जो भी डिजीज हो सकते हैं या उसके मौत के कारण हो सकते हैं वो बताती है। तो सारे लोग बातें करने लग जाते हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर यह लड़की फेक थी यानी कि म्याऊ म्याऊ। और म्याऊ म्याऊ भी गुस्सा करने लग जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, तुमने मेरी ऑटोप्सी रिपोर्ट कैसे चुरा दी। तो वह तुम देख रही हो कि तुम कब से ऑटोप्सी रिपोर्ट ऐसे ही पकड़ के खड़ी थी, तो मुझे बताओ कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट कैसे चोरी की। डायरेक्टर भी यहाँ पर बहुत शर्मिंदा होता है और अब जाकर उसे डांट रहा होता है। घर जाकर यहाँ पर यिंगसी कहती है कि जैसा आपने कहा था हमारा हाफ प्लान तो सक्सेसफुल हो चुका है, अब हम उस एविल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता करेंगे। तो वह कहते हैं कि अब वह ज़रूर उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगी और उसका पीछा करने को हमने लोग भेज के रखे हैं और वहाँ पर डेंजर हो सकता है, इवन तुम्हारी जान को भी डेंजर हो सकता है, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ गैजेट्स रखे हैं। तो वह उन्हें अपने पास रख लेती है और हमें दिखाया जाता है म्याऊ म्याऊ सच में उस ऑर्गेनाइजेशन में जा रही होती है और उसके पीछे यहाँ पर उनका पूरा स्टाफ और टीम होती है। म्याऊ म्याऊ को शक हो गया होता है तो वह तुरंत से वहाँ से गायब हो जाती है। तो वह उनमें से कोई भी लोग उसे ढूंढ नहीं पाता है और वह अपने बॉस के पास चली जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है आप जो कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मैं अब और ज़्यादा झेल नहीं सकती, मुझे अब ये किसी को ख़त्म करना है, उसकी सारी चीज़ें लेनी है। पर वह बॉस बहुत क्रीपी होता है। वह उसे कहता है तुम्हें उसके लिए पहले खुद को शुद्ध करना होगा, उसके लिए तुम्हें 1 रात के लिए मुझे देना होगा। और वह म्याऊ म्याऊ कुछ समझ ही नहीं पाती है कि आखिर उसका बॉस क्या चाहता है। उसे लगता है कि उसकी बॉडी सच में शुद्ध हो जाएगी उसके साथ होने से और इसलिए वह एग्री कर जाती है उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को। और यहाँ पर वह बॉस कहता है तो ठीक है ना, तुम मेरे साथ आ जाओ और वह भी उसके साथ हो जाती है। जिसके बाद वह सीन हमें काट कर बताया जाता है। यहाँ पर यिंगसी तक वह इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी तो वह सीधे डायरेक्टर के पास जाती है, कहती है कि आपको पता लगा कि वह ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है। डायरेक्टर बहुत ही शर्मिंदा होकर कहता है कि हम सच नहीं पता कर पाए, हमें फिर से इसके बारे में पता करना होगा। हमने सर्विलेंस भी फिट किए थे, हमने सिग्नल्स भी भेजने की कोशिश की, बट हम कुछ भी नहीं कर पाए। यंगसी को समझ नहीं आता अब वह उस ऑर्गेनाइजेशन का कैसे ही पता लगाए। तो सीधे यहाँ पर
ऑफिस जाती है और स्टाफ से पूछ रही होती है कि क्या तुम लोगों ने म्याऊ म्याऊ को देखा? तो वह सोच रही होती है आखिर वह लेडी कहाँ ही गई होगी, और यहाँ पर उन्हें फ्लैशबैक से याद कर रही होती है अपनी लास्ट लाइफ वाले, कहाँ पर उसे मारा गया था। और वह इस स्ट्रेस में होती है कि आखिर उसकी प्रीवियस लाइफ में कहाँ पर डेथ हुई थी। इस चक्कर में उसे नींद भी वहीं आ जाती है, और नींद से जैसे ही वो उठती है फिर से ऑफिस में ही खुद को देखती है और कहती है कि आखिर मैं ऐसे कैसे सो सकती हूँ और इतनी थकी हुई कैसे थी। तो वह वहीं पर सो जाती है वापस से, जब उसे पता चलता है कि म्याऊ म्याऊ आ रही है। और म्याऊ म्याऊ यहाँ पर कैंची लेके आई थी, और गेस व्हाट, म्याऊ म्याऊ यहाँ क्या करने वाली थी, उसके बॉस ने उसे यहाँ पर एक गोली देने को कहा था, और कहा था यह सक्सेसफुल तभी होगा जब तुम यहाँ पर उस लड़की के जो है हेयर यहाँ पर लेके आओगी। तो उसने वह गोली ले ली थी, और अब जाकर वह यहाँ पर यांगशी के बाल चोरी कर लेती है। तो यांगशी समझ नहीं पाती है आखिर इस लड़की ने मेरे बाल क्यों चोरी कर लिए हैं, आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो वह मेरे बालों से करने वाली है, क्या वह वापस से ऑर्गेनाइजेशन में जा रही है। इसलिए वह उसका पीछा करने लग जाती है। इवन यहाँ पर उसने अपने मॉम डैड को भी इन्फॉर्म नहीं किया था, इसलिए वह दोनों ही परेशान होते हैं कि आखिर उनकी बेटी अभी तक आई क्यों नहीं है, क्या वह ठीक होगी। तो वह समझ जाते हैं जरूर वह लड़की वापिस से यहाँ पर म्याऊ म्याऊ के पीछे जा चुकी है, कहीं वह सेफ ना रही तो और म्याऊ म्याऊ को भी दिखाया जाता है, और उसके पीछे पीछे यांगसी भी जा रही होती है। वह उस रास्ते को ढूंढ ही लेती है जहाँ पर वह जा रही थी। और यहाँ पर उसके मॉम डैड अभी भी परेशान होते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो हम कैसे खुद को जवाब देंगे। और यहाँ पर म्याऊ म्याऊ ने अपने बॉस के पास यांगसी के हेयर दे दिए थे, तो वह यहाँ पर सिग्नल भेजने वाली होती है इस ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन का, बट गलती से म्याऊ म्याऊ उसे देख लेती है। और यहाँ पर उसके मॉम डैड डायरेक्टर से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने यांगसी को देखा है। तो वह बताते हैं वह तो काफी देर पहले से ही निकल गई है, और शायद से म्याऊ म्याऊ के पीछे जाते हुए देखा है। तो वह परेशान होते हैं, और मॉम कहती है जल्द से जल्द मेरी बेटी मुझे सही सलामत मिलनी चाहिए। उसके डैड भी कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो कि मैं उसे ढूंढ जरूर लूंगा। और यहाँ पर उसने यहाँ पर सिग्नल भेजने का एक यंत्र जो है उससे छीन लिया था, बट यांगसी कहती है क्या तुम्हें लगता है कि यह इकलौता था जिसे तुमने डिस्ट्रॉय किया, बट ऐसा नहीं है, मेरे पास और भी यहाँ पर यंत्र हैं। और जैसे ही वह बुलेट्स को फायर करती है तभी यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस आ जाता है, और म्याऊ म्याऊ भी कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यूं ही सिग्नल भेज दोगी, बट जल्दी से यांगसी सिग्नल भेज ही देती है। तो वह बॉस उसे मारने पीटने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ पर शिष्य को फॉलो करते हुए देखने की। और म्याऊ म्याऊ तो उसे मारने भी लग जाती है। यांगसी कहती है तुम लोग मुझे चाहे मार दो, बट अब तुम लोगों की जगह जो है यहाँ पर डिस्क्लोज हो गई है, यहाँ पर सब लोगों तक पहुंच चुकी है, और वह कभी भी तुम्हें लेते हुए तो आएंगे ही। तो इसलिए, और मैं तुम्हें ये म्याऊ म्याऊ बता दूं जो तुम इतनी इतराती हुई आई हो अपने बॉस के नाम पर, मैं तुम्हें बता दूं इसने तुम्हें तुम्हारी मौत की कहानी पहले ही लिख दी है। और यहाँ पर यांगसी के डैड को लोकेशन का पता चल चुका था, तो वह वहाँ के लिए निकल चुके थे। बॉस भी कहता है वह आते ही होंगे क्योंकि लोकेशन जो है यहाँ पर हमारी लीक हो चुकी है, तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। और म्याऊ म्याऊ को जैसा ही यांगशी ने कहा था कि तुम्हारी मौत की कहानी इसने लिख दी है, तो वह वही होता है। उसे खून की उल्टी हो रही थी, तो वह कहती है कि जो तुम्हें उसने गोली दी थी ना वह तुम्हारी मौत के लिए ही थी। और इससे पहले कि वह यांगशी को मारती, यहाँ पर यांगशी की मॉम आकर उसे सेव कर लेती है। म्याऊ म्याऊ कहती है कि आखिर इसको ही सब कुछ क्यों मिलता है और मुझे यह सब क्यों नहीं मिल रहा, इसके पास हमेशा हर चीज बेस्ट क्यों होती है। तो वह बहुत गुस्से में होती है कि उतने में बॉस को भी पकड़ के लाया जाता है। यहाँ पर वह शॉक में होती है आखिर बॉस कैसे पकड़े जा सकते हैं, उनके पास तो अल्टीमेट पावर थी। तो बौखला कर भाग रही होती है, बट उसे भी पकड़ लिया जाता है, और यहाँ पर यांगसी भी बेहोश हो चुकी थी। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर यांगसी को ऑफिशियली चीफ अनाउंस किया गया था, और उसे अवार्ड तक दिया गया था क्योंकि उसने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा जो था। तो वह सबको यहाँ पर बताती है कि हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पनपने नहीं देना चाहिए और साइंटिफिक चीज़ों पे ही बिलीव करना चाहिए। हमें किसी भी लोगों की आलतू फालतू बातों को बिलीव नहीं करना चाहिए। इसी स्पीच के साथ इस कहानी की एंडिंग हो जाती है।
अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हाइक करना ना भूलें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, ताकि हम ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।